धूप अभी निकली ही थी। खेतों में हल्की हल्की हवा चल रही थी। गांव के एक कोने में मिट्टी का पुराना सा घर था, छोटा मगर साफ सुथरा। उस घर में रहती थी सुमित्रा, एक शांत, नरम दिल और भोली औरत। उसका बेटा नरेश शहर में काम करता था और अब घर में बस 2 ही लोग थे, सास और बहू। बहू जिज्ञासा देखने में सुंदर मगर बातों में जहरीली, तेज तर्रार और अहंकारी। सुमित्रा से एक भी गलती बर्दाश्त नहीं थी उसे। सुबह सुबह सुमित्रा उठकर भगवान की आरती कर रही थी। अगरबत्ती की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। तभी पीछे से जिज्ञासा की कड़क आवाज आई। माँ जी, फिर से भजन चालू? सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचाती हैं? थोड़ा आराम से नहीं रह सकती क्या? नींद खुल गई मेरी। अरे बेटी, बस 2 मिनट का भजन था। भगवान का नाम लेने में क्या बुराई है? बुराई तो नहीं, पर पूरे घर को मंदिर बना रखा है आपने। अब भगवान रोटी बना कर देंगे क्या? पहले नाश्ता बनाइए, मेरा पेट भी भगवान ही भरेंगे क्या? अभी बना रही हूँ बेटी, तू बैठ जा, गर्मा गर्म पराठे बना देती हूँ। देख लीजिए, कल जैसी जलाएंगी तो मत देना मुझे। इतनी बार कहा है कि पराठे गोल बनाएं, जलते नहीं है, पर आप तो वही गलती रोज करती हैं। सुमित्रा कुछ नहीं बोली, चुपचाप चूल्हा जलाया, पराठे बेलने लगी। धीरे धीरे आंसू उसके गाल पर लुढ़क आए, पर उसने पोंछ लिए। थोड़ी देर बाद, लो बेटी, गरम गरम पराठे बन गए, दही भी रख दी है। अरे ये क्या है? पराठा आधा जला हुआ है। कहती हूँ ना, आपसे काम नहीं होता। न खाना ठीक, न कपड़े धोना ठीक, न बोलना ठीक। पता नहीं कब सीखेंगी आप। माफ कर दे बेटी, कल लकड़ी गीली रह गई थी ना, इसलिए आग ठीक से नहीं जली। अब दोबारा नहीं होगा। अब से पक्का अच्छा बनाऊंगी बेटी। बस बस बस, हर बार बहाने। आपसे घर के 2 काम भी नहीं संभलते। अगर मैं कुछ बोल दूं तो मुंह लटका लेती हैं। इसके सिवा आता है आपको कुछ? मैं तो सोचती हूँ जब बेटा नरेश घर आएगा सब ठीक हो जाएगा। हाँ, बेटा आएगा तो रो रो कर शिकायतें करना। देखती हूँ फिर कौन मुझ पर विश्वास करता है। यही तो चाहती हो आप, कि आपका बेटा मुझ पर हाथ उठाए, फिर आपको मजा आए, है ना? सुमित्रा चुप रह गई, मन में बस सोचती यही, क्यों हर रोज ये अपमान झेलना पड़ता है? क्या यही बुढ़ापे का सहारा होता है? अगले दिन दोपहर में जब धूप तेज हुई, जिज्ञासा फिर चिल्लाई, माँ जी ये कपड़े कब सुखाएंगी? 3 दिन से रखे हैं। धूप में फैला दीजिए, वरना मैं खुद फेंक दूंगी। मुझे लगता है आपको बोल बोल कर मैं ही भूल जाऊंगी सारा काम। अभी करती हूँ बेटी, बस 2 मिनट रुक जा। आपकी जिंदगी में सब 2 मिनट का ही है, न वक्त पर काम, न वक्त पर खाना। और फिर कहेंगी मैंने क्या गलती की? सुमित्रा बिना कुछ कहे कपड़े उठाने लगी। धूप की तेज किरणें उसकी पीठ पर पड़ रही थी। उसने धीरे से कहा, हे भगवान, मेरे बेटे को तो सुख दिया, अब थोड़ी शांति मुझे भी दे। जिज्ञासा वहीं दरवाजे पर खड़ी देखती रही। वाह माँ जी, अब खुद से बातें करने लगी आप। लगता है दिमाग भी अब साथ छोड़ रहा है। कभी कभी मन भारी हो जाता है बेटी, तो भगवान से कह लेती हूँ। भगवान से कहिए, मुझसे नहीं। मुझे काम चाहिए, भावनाएं नहीं। शाम को जब सूरज डूबने लगा, सुमित्रा थकी हारी खाट पर बैठी थी। हाथों में दर्द था, आंखों में नमी। तभी जिज्ञासा ने फिर आवाज लगाई, माँ जी, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, जरा दबा दो। बेटी, पूरे दिन खेत में काम किया है, थोड़ी देर बाद। कभी मेरे आराम का भी ख्याल कर लो। मेरे कहने का कोई मतलब नहीं है क्या? चलो जल्दी से दबाओ। सुमित्रा धीरे धीरे उठी और उसके पैर दबाने लगी। तेल की महक कमरे में फैल गई, लेकिन माहौल में सन्नाटा था। तेल थोड़ा गर्म कर दूं बेटी, ठंडा लग रहा है। ज्यादा समझदार बनने की जरूरत नहीं है। जितना कहूँ उतना करो, बाकी मुझे पता है। सुमित्रा कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों से आंसू टपक गए, पर उसने चेहरा दूसरी ओर फेर लिया ताकि बहू देख न सके। रात में खाना खाने बैठे, सुमित्रा में खिचड़ी बनाई थी, सादी मगर स्वाद में ठीक। क्या बनाया है ये? नमक तो दिख ही नहीं रहा। थोड़ा कम पड़ गया होगा बेटी, मैं डाल दूं? आप डालने से क्या होगा? आपके हाथ का बना खाना तो मेरी तबीयत बिगाड़ देता है। माफ कर दे बेटी, मैं कोशिश करती हूँ अच्छा बनाने की। कोशिश छोड़िए, अगर मुझसे अच्छा नहीं बना सकती तो खाना मत बनाइए। सुमित्रा ने चुपचाप प्लेट हटा दी और झूठा खाना खुद खा लिया।
उसके आंसू रोटी के टुकड़ों में गिर रहे थे। रात में जब जिज्ञासा सो गई, वो खाट पर लेटी लेटी खुद से बोल रही थी, क्यों भगवान, क्यों मुझे ये सब देखना पड़ रहा है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। क्या यही मेरे जीवन का फल है? ना बेटा साथ है, ना कोई अपनापन। सुबह की पहली किरण भी सुमित्रा के लिए सजा लेकर आई। जिज्ञासा की कड़क आवाज पूरे आंगन में गूंज उठी। माँ जी, सारे घड़े खाली हैं, जाओ कुएं से पानी भर लाओ। अरे बेटी, आज बदन बहुत टूट रहा है, थोड़ा देर में चली जाऊं? नहीं, अभी जाओ। हर बार कुछ ना कुछ बहाना बना लेती हैं। अगर पानी नहीं भरोगी तो देखना, आज खाना नहीं मिलेगा। सुमित्रा ने चुपचाप घड़ा उठाया और कुएं की ओर चली गई। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, वो बड़बड़ाती जा रही थी। काश नरेश यहाँ होता तो मैं अकेली न पड़ती, इतने दुख न सहती। एक तो ऊपर से ये बुढ़ापा, कुछ काम करने का मन नहीं होता। कुएं पर पहुंचकर उसने रस्सी डाली, पानी खींचने लगी। अचानक पैर फिसल गया और घड़ा नीचे गिरकर टूट गया। वो डर गई, हाथ कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था। वो घबराकर घर लौटी। बेटी, घड़ा टूट गया। क्या एक घड़ा भी नहीं संभाल सकी? तुम्हारे हाथों से तो भगवान की मूर्ति भी गिर जाए। मैंने जानबूझकर नहीं किया बेटी, पैर फिसल गया था। बस अब मेरा सब्र खत्म हो गया। आज से इस घर में तुम्हारा कोई हक नहीं है। निकलो यहाँ से, जाओ जहाँ जाना है। बेटी माफ कर दे, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो कोई नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे घर में तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं है। आज रात बाहर ही रहो, यही तुम्हारी सजा है। बेटी, बाहर ठंड है, मैं बीमार पड़ जाऊंगी। तो पड़ जाओ, मुझे तो चैन चाहिए, तुम्हारे आंसू नहीं। सुमित्रा की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। वो दरवाजे के बाहर आई, आसमान की ओर देखा और बुदबुदाई, हे भगवान, अब तू ही राह दिखा, मेरा अब कोई नहीं बचा। अगले दिन सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें गांव की कच्ची गलियों में सुनहरी परछाइयां बिखेर रही थी। पक्षियों की चहचहाहट पूरे वातावरण को मधुर बना रही थी। पर सुमित्रा के घर में सुबह कभी मधुर नहीं होती थी। जिज्ञासा की तीखी आवाज रसोई से आई। अरे ओ सासू माँ, कहाँ मर गई आप? सूरज सिर पर चढ़ गया और अभी तक चूल्हा नहीं जला? क्या पूरा दिन मैं ही करूँ सारा काम? सुमित्रा घबराकर आंगन से अंदर आई। रात भर बाहर सोने के बाद, बिटिया, मैं तो अभी आ रही थी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, कमर में दर्द है, बस चूल्हा जला देती हूँ। कमर में दर्द? जब मेरे पति यानी आपके लाल के सामने मिठाई बनानी होती है तब तो आपकी कमर ठीक रहती है, और अब जब वो बाहर हैं तो कमर दर्द करने लगती है। ऐसी बात मत कहो बहू, वो भी मेरा बेटा है, तुम्हारा पति है, मैं दोनों के लिए ही करती हूँ। बस बस, अब ये नाटक मत कीजिए सासू माँ, मुझे आपकी झूठी दया नहीं चाहिए। जाइए, जल्दी से रसोई साफ कीजिए और आटा गूंदिए, मुझे देर हो रही है। सुमित्रा रसोई में काम कर रही थी। हाथ कांप रहे थे, पर फिर भी वो कोशिश कर रही थी कि कुछ गलती न हो। तभी अचानक तवा उनके हाथ से छिटककर नीचे गिर गया। आवाज सुनते ही जिज्ञासा दौड़ी आई। क्या किया आपने? ये नया तवा था, अभी हफ्ते भर पहले खरीदा था, सब बर्बाद कर देती हैं आप। माफ कर दो बिटिया, हाथ फिसल गया था, अब ऐसा नहीं होगा। अब नहीं होगा? कभी घड़ा तोड़ती हैं, कभी कुछ करती हैं, और हर बार यही कहती हैं, बस बहाने बनाइए। काम की तो है नहीं, ऊपर से नुकसान पे नुकसान। निकलिए यहाँ से, अभी बाहर जाइए और सोचिए कि घर में रहना है तो मेरे हिसाब से चलना होगा, नहीं तो रास्ता नाप लीजिए। सुमित्रा की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो चुपचाप दरवाजे की ओर चली गई। आंगन के कोने में बैठकर खुद से बातें करने लगी। हे भगवान, मैंने क्या बिगाड़ा इस लड़की का? मैंने तो इसे बेटी की तरह रखा था, पर ये तो मुझे पराई बना बैठी। ये दिन भी दिखाने थे मुझे। थोड़ी देर बाद गांव की एक औरत, राधा काकी, वहां आई। उसने देखा कि सुमित्रा जमीन पर बैठकर जिज्ञासा के पैर दबा रही हैं। अरे सुमित्रा बहन, ये क्या कर रही हो तुम? सास होकर बहू के पैर दबा रही हो? सुमित्रा कुछ बोलती उससे पहले जिज्ञासा बीच में बोली। क्यों काकी, इसमें क्या बुरा है? जब सास बहू की सेवा करे तो घर में शांति रहती है, और फिर ये तो वैसे भी घर में बेकार बैठी रहती हैं। ये कैसी बातें कर रही हो बहू? सास तुम्हारे पति की माँ है, उनसे इस तरह का बर्ताव करना ठीक नहीं है। काकी, आप पुरानी सोच की है, अब जमाना बदल गया है।
अब सास नहीं बहू घर चलाती है। राधा काकी को बहुत बुरा लगा। उसने जाते जाते कहा, ठीक है बहू, जो बोओगी वही काटोगी। उस शाम राधा काकी ने गांव की चौपाल पर सबको बताया। अरे सुनो रे, वो जिज्ञासा तो अपनी सास से पैर दबवाती है, बेचारी सुमित्रा रोती रहती है। सच कह रही हो काकी? अरे बाप रे, कैसी बहू निकली। वो सुमित्रा तो कितनी सीधी है, उसके साथ ऐसा बर्ताव। गांव में बात आग की तरह फैल गई। लोग आपस में कहते, अब तो भगवान ही उस बेचारी सास का मालिक है। सुमित्रा पानी भरने के लिए कुएं पर गई। सूरज की किरणें तेज थीं, शरीर थका हुआ था। जब घड़ा भरकर वो लौट रही थी, तभी पैर फिसला और घड़ा नीचे गिरकर फूट गया। घर लौटी तो जिज्ञासा पहले से ही गुस्से में थी। 2 बार घड़ा गिरकर फूटने पर सुमित्रा बहुत डरी हुई थी। घर पहुंची तो जिज्ञासा ने कहा, इतनी देर क्यों लगा दी और ये घड़ा कहाँ है? वो बिटिया, रास्ते में घड़ा फिर से गिरकर फूट गया। क्या अब मैं रोज रोज नई घड़े खरीदूं? मेरी कमाई का तुम्हें कोई हिसाब नहीं? बिटिया, जानबूझकर नहीं हुआ, गलती हो गई। गलती? अब बस निकल जाओ इस घर से, तुम्हारे लिए अब यहाँ जगह नहीं है। हाँ, अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। जाओ जहाँ जाना है, अब ये घर मेरा है। बिटिया, इस घर में मेरा भी हक है। यही मेरा आंगन है, यही मेरे लाल का घर है। निकलिए, वरना मैं खुद भाग देकर बाहर निकाल दूंगी। बेचारी सुमित्रा चुपचाप बाहर निकल गई। उनके आंसू उनके चेहरे पर बह रहे थे, पर आवाज एक भी नहीं निकली। उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, अगर यही मेरी परीक्षा है तो मुझे सहन करने की शक्ति देना। वो धीरे धीरे जंगल की ओर चली गई। पीछे से दरवाजा जोर से बंद हुआ, जैसे किसी रिश्ते की आखिरी सांस थम गई हो। सुबह का उजाला हो चुका था। गांव की गलियों में बच्चे खेल रहे थे और हवा में मिट्टी की खुशबू थी। पर उसी गांव के एक घर में आज सन्नाटा पसरा था। वो घर था सुमित्रा का। दरवाजा कई दिनों से बंद था, कोई पूछने वाला नहीं। तभी दोपहर के समय एक रिक्शा आकर रुकी। उससे उतरा एक जवान आदमी, नरेश, सुमित्रा का बेटा और जिज्ञासा का पति। चेहरे पर थकान थी, लेकिन दिल में खुशी थी। वो धीरे धीरे आंगन में आया और आवाज लगाई, माँ, माँ, कहाँ हो? देखो मैं आ गया। कोई जवाब नहीं मिला। बस घर के अंदर से बर्तन गिरने की आवाज आई। नरेश ने फिर पुकारा, माँ, इतनी सुबह से कहाँ छिपी हो? अरे आप आ गए, रास्ते में तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं, सब ठीक था। पर माँ कहाँ है? मंदिर नहीं गई क्या? हमेशा तो सुबह पूजा करती हैं। वो माँ तो तीर्थ यात्रा पर गई हैं। हरिद्वार जाने का मन था उनका, कल ही चली गई। तीर्थ यात्रा? बिना मुझे बताए? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अब आप भी न सोचा होगा कि आप बाहर रहते हैं, परेशान मत करें। वैसे भी कुछ दिन शांति से रहना चाहती थी। अजीब बात है, माँ तो मुझे बिना बताए बाजार भी नहीं जाती, फिर इतनी दूर कैसे चली गई? कभी कभी इंसान को बदलने की जरूरत होती है। अब आप बैठिए, खाना लगाती हूँ। नरेश ने कुछ नहीं कहा, पर चेहरे पर बेचैनी साफ थी। सुबह नरेश गांव में घूमने निकला। कई दिनों बाद अपने गांव आया था तो सोचा सबसे मिल ले। वो जैसे ही चौपाल के पास पहुंचा, सामने से राधा काकी आती दिखी। अरे नरेश बेटा, तू आ गया? कितने दिन बाद दिखा? हाँ काकी, काम पर था। अभी 2 दिन हुए लौटा हूँ। माँ से मिलने आया था, पर वो तो घर पर नहीं है। घर पर नहीं है? कहाँ गई? जिज्ञासा कह रही थी तीर्थ यात्रा पर मैं। अरे बेटा, तेरी पत्नी ने झूठ बोला है। क्या मतलब? काकी तो मेरी माँ कहाँ है फिर? बेटा, मुझे ये कहते शर्म आ रही है, पर तेरी माँ के साथ तेरी बहू बहुत बुरा बर्ताव करती थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था। तेरी माँ उसके पैर दबा रही थी। बेचारी कुछ बोलती भी नहीं थी, बस रोती रहती थी। क्या काकी, ऐसा कैसे हो सकता है? जिज्ञासा ऐसा नहीं कर सकती। सच कह रही हूँ बेटा। और जब तेरी माँ से घड़ा टूट गया था ना, तब उसने उन्हें घर से निकाल दिया। सबने देखा। बेचारी सुमित्रा जंगल की ओर चली गई। फिर कोई नहीं जानता वो कहाँ गई। नरेश की आंखों में आंसू भर आए। उसने काकी से कहा, काकी, अगर ये सब सच है तो मैंने बहुत देर कर दी माँ तक लौटने में। दरवाजा जोर से खुला। जिज्ञासा रसोई में थी। नरेश ने गुस्से में आवाज लगाई, जिज्ञासा, जरा बाहर आओ। क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं?
मुझे झूठ क्यों बोला? क्यों कहा कि माँ तीर्थ गई हैं? मैंने जो कहा सच कहा। सच? काकी ने सब बताया है। माँ तुम्हारे कारण घर छोड़कर चली गई। तुमने उन्हें रुलाया, सताया और घर से निकाल दिया है ना? वो काकी हमेशा झूठ बोलती है, मैंने कुछ नहीं किया। आपकी माँ ही तो मुझे ताने देती रहती थी। बस जिज्ञासा, माँ ताने नहीं देती, समझाती हैं। तुमने मेरे घर को नर्क बना दिया। हाँ, निकाला मैंने। वो तो दिन भर गलतियाँ करती थी, सब बिगाड़ देती थी। मुझे लगता था वो बस मुझे नीचे दिखाना चाहती हैं। वो तुम्हें बेटी मानती थी जिज्ञासा, तुमने उन्हें माँ की जगह दी ही नहीं। कुछ देर दोनों खामोश रहे, सिर्फ हवा का शोर था। फिर नरेश ने धीरे से कहा, आज से मैं इस घर में तब तक नहीं रहूंगा जब तक माँ को ढूंढ ना लूं। अगर वो नहीं मिली तो मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। वो कमरे में गया, एक छोटा थैला लिया और बाहर निकल गया। नरेश रुको, मैं सच में नहीं चाहती थी कि। अब रोने का कोई फायदा नहीं जिज्ञासा। जिस माँ को तुमने ठुकराया वो अब न जाने कहाँ है। ये कहकर वो चला गया। कई दिन बीत गए। नरेश अपनी माँ को ढूंढता ढूंढता जंगल, नदी, मंदिर हर जगह गया। हर किसी से पूछता, कहीं एक बुजुर्ग औरत देखी क्या? नाम सुमित्रा है? पर कोई नहीं जानता था। कभी कभी रात को रास्ते के किनारे बैठकर वो खुद से कहता, माँ, अगर कहीं सुन रही हो तो मुझ पर तरस खा लेना। मैंने तुम्हें बचा नहीं पाया। दिन महीनों में बदल गए। नरेश थककर घर लौट आया। घर में सन्नाटा था, बस जिज्ञासा अकेली थी। उसे देखते ही बोली, आप लौट आए? माँ मिली? नहीं मिली। शायद वो मुझसे बहुत दूर चली गईं, हमेशा के लिए। फिर वो चुपचाप कमरे में चला गया और उस दिन से घर की दीवारों ने बोलना छोड़ दिया। रात का समय था, हवाएं धीमी चल रही थी। घर के आंगन में जिज्ञासा अकेली बैठी थी। उसके बेटे रवि और बहू नैना का कमरा अंदर था। कुछ दिनों पहले ही रवि अपनी शादी करके घर लाया था। पहले दिन जिज्ञासा बहुत खुश थी, पर अब हालात बदल चुके थे। लगता है किस्मत मुझसे कोई हिसाब बराबर कर रही है। जो मैंने अपनी सास सुमित्रा के साथ किया था, अब वही मेरी बहू मुझसे कर रही है। उसी वक्त नैना कमरे से निकलती है। उसके हाथ में मोबाइल है, बाल खुले हुए, चेहरे पर तिरस्कार। माँ, ये घर हमेशा इतना गंदा क्यों रहता है? मैंने कब कहा था कि रोज झाड़ू पोंछा कर लिया करो? बहू, मैंने तो अभी अभी झाड़ू लगाया था। हवा से फिर पत्ते आ गए होंगे। अरे, तो क्या मैं ही सब करूं? मुझे भी आराम चाहिए। और खाना बनाया है या नहीं? हाँ, बनाया है, बस रोटियां सेक रही थी। बस रोटियां सेक रही थी? कितनी देर लगती है रोटियां सेकने में? जब मैं आती हूँ तो सब तैयार रहना चाहिए। क्या हुआ फिर से? आपकी माँ से कहो ना थोड़ा समय से काम किया करें। मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ। बेटा, मैं तो कर ही रही थी, बस जरा देर हो गई। माँ, नैना सही कह रही है। तुम्हें अब थोड़ा ढंग से काम करना चाहिए। अब घर की इज्जत भी तो हमारे हाथ में है। बेटा, तू ही? माँ, मुझे ऑफिस जाना है। झगड़ा मत शुरू करो हर रोज। रवि चला जाता है। जिज्ञासा वहीं खड़ी रह जाती है। होंठ कांपते हैं, आंखें भीग जाती हैं। हे भगवान, ये वही बातें हैं जो मैं अपनी सास सुमित्रा से कहा करती थी। तू कुछ काम की नहीं, तू बूढ़ी हो गई है। और आज वही शब्द मेरी बहू के मुंह से सुन रही हूँ। वो चुपचाप रसोई में जाती है, आंसू पोंछते हुए चूल्हा जलाती है। दोपहर को नैना फिर आती है। माँ, मेरे कपड़े प्रेस हुए या नहीं? नहीं बहू, अभी प्रेस करने जा ही रही थी। अभी जा रही थी? आपको तो बस बहाने बनाने आते हैं। अब ये सब काम मैं करूं क्या? नहीं बहू, मैं ही कर दूंगी। तू बस थोड़ा आराम कर ले। अरे नहीं मान जी, आपको आराम नहीं करना चाहिए ना। आखिर आप तो बूढ़ी हैं, आपको काम ही तो करना चाहिए। मैंने भी तो यही बोला था अपनी सास से, बूढ़ी हो गई हो, अब चुपचाप रहो। आज वही वाकई मेरी तरफ लौट आए हैं। शाम को रवि घर लौटता है। जिज्ञासा उसके सामने पानी रखती है। माँ, पानी इतना ठंडा क्यों नहीं है? बेटा, मिट्टी के घड़े में रखा था, बस हल्का ठंडा है। थोड़ा तो ध्यान रखो माँ, अब जमाना बदल गया है। बदल गया है बेटा, पर दिलों में जो ममता थी वो भी बदल गई क्या? माँ, अब ड्रामा मत करो। नैना सुन लेगी तो बुरा मान जाएगी। जिज्ञासा कुछ नहीं बोलती, बस अपने कमरे में चली जाती है। रात को जब सब सो जाते हैं,
वो दिए के सामने बैठकर भगवान से बातें करती है। हे प्रभु, आप समझ आया मुझे। जब सुमित्रा माँ मुझे प्यार से समझाती थी तब मैं उनको ताने मारती थी, जब वो थक कर बैठती थी तब मैं उनको धक्का देती थी। आज वही सब मेरी जिंदगी में लौट आया है। कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मुझे अब अपनी गलती सुधारनी ही होगी। अगली सुबह उसने पूजा की थाली उठाई और बेटे के कमरे में गई। बेटा, मैं जा रही हूँ कुछ दिन के लिए। कहाँ माँ, और क्यों? जहाँ मुझे मेरी गलती का जवाब मिलेगा, तेरी दादी को ढूंढने। दादी? पर वो तो... हाँ बेटा, वही दादी जिसे मैंने घर से निकाला था, वही माँ जिसे तूने कभी देखा भी नहीं। अब चाहे जान चली जाए, मैं उन्हें ढूंढकर माफी मांगूंगी। अरे माँ जी, अब ये नाटक किस लिए? इतना सेंटिमेंटल होने से कुछ नहीं होता। बहू, नाटक में बहुत सालों से करती आई हूँ, अब असली जीवन जीने जा रही हूँ। वो अपनी पुरानी चप्पलें पहनती है, झूला उठाती है और बिना पीछे देखे घर से निकल जाती है। रवि दरवाजे तक आता है पर कुछ नहीं कह पाता। नैना बस हाथ बांधकर हंस देती है। जाने दो, लौट आएंगी 2 दिन में। नहीं नैना, शायद इस बार माँ सच में लौट कर ना आए। जिज्ञासा रास्ते पर चलती जाती है। उसकी आंखों के सामने बार बार अपनी सास सुमित्रा का चेहरा आता है। वो झुकी हुई कांपते हाथों से उसके पैर दबा रही थी और वो खुद उस पर चिल्ला रही थी, निकाल दो मेरे घर से। आंसू उसके गालों पर गिरते हैं। माँ, जहाँ भी हो, तेरी बहू तेरे कदमों में गिरकर माफी मांगना चाहती है। और यूं ही जिज्ञासा उस जंगल की ओर निकल पड़ी जहाँ सालों पहले उसने सुमित्रा को आखिरी बार देखा था, सिर्फ एक उम्मीद लेकर, शायद मेरी सास अभी जिंदा हो और मुझे माफ कर दे। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। जंगल की पगडंडी पर जिज्ञासा अकेले चल रही थी। पैरों में छाले पड़ चुके थे, पर उसके मन में एक ही सोच थी, मुझे अपनी सास सुमित्रा माँ को ढूंढना है, चाहे कुछ भी हो जाए। पंछियों की आवाजें, हवा की सरसराहट, सब उसके मन के बेचैनी को और बढ़ा रही थी। वो पेड़ों के बीच से गुजरते हुए एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंची। झोपड़ी के बाहर कोई सब्जियां सुखा रहा था। सफेद बाल, झुका हुआ शरीर, वही चेहरा जिसे वो सालों पहले अपमानित करके घर से निकाल चुकी थी। माँ जी, आप है ना माँ? सुमित्रा ने मुड़कर देखा। पहले तो वो पहचान नहीं पाई, फिर जैसे अचानक उनके चेहरे पर पहचान की लहर दौड़ गई। जिज्ञासा, तू यहाँ कैसे? माँ जी, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ी पापिन हूँ। जिस माँ ने मुझे बेटी की तरह अपनाया, उसी को मैंने घर से निकाल दिया। उठ जिज्ञासा, जमीन गंदी मत कर। अब क्या लेने आई है? सब कुछ तो दे चुकी थी तू मुझे, ताने, आंसू और बेइज्जती। माँ, मैं लेने नहीं, लौटाने आई हूँ। वो प्यार, वो इज्जत जो मैंने छीन ली थी। मुझे सजा दे दो माँ, चाहे जो कहो, बस मुझसे मुंह मत फेरो। सुमित्रा कुछ देर चुप रही। उनके चेहरे पर दर्द और दया दोनों थे। वो झोपड़ी की चौखट पर बैठ गईं। क्यों आई है अब? जब मैं तेरे पैरों में बैठकर दुआ मांगती थी कि मुझे सिर्फ माँ बुला ले, तब तो तूने दरवाजा बंद कर दिया था। जब मैंने कहा था बेटी मुझसे गलती हुई क्या, तब तूने कहा था मुझसे सवाल मत कर बूढ़ी औरत। अब क्यों रो रही है? माँ, क्योंकि अब वही जहर मैंने पिया है। मेरी बहू ने भी मेरे साथ वही किया जो मैंने आपके साथ किया था। वो मुझ पर चिल्लाती है, ताने देती है, और मेरा बेटा वो भी कुछ नहीं कहता, बस जैसे मैं नहीं कहा करती थी। तो अब समझ आई बहू को माँ बनाना कितना मुश्किल होता है। हाँ माँ, अब समझ आई। उस दिन जब आपने कहा था बहू मैं भी किसी की माँ हूँ, तब मैंने आपको झूठी समझा था। पर आज जब मेरी बहू मुझे माँ नहीं बुलाती, तो हर बार आपका चेहरा याद आता है। सुमित्रा उठी और धीरे धीरे उसके सिर पर हाथ रखा। चल बेटा, अब मत रो। बीता हुआ वक्त वापस नहीं आता, पर अगर दिल बदल जाए तो वही सच्ची प्रार्थना होती है। माँ, अब मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मेरे साथ चलो घर, सब कुछ फिर से शुरू करते हैं। अब मैं आपकी सेवा करूंगी जैसे बेटी माँ की करती है। नहीं जिज्ञासा, अब मेरा घर यही जंगल है। तेरे घर के दरवाजे पर तो मैंने खुद ही अपनी किस्मत बंद की थी। अब मैं उसी की गोद में रहूंगी जिसने मुझे शरण दी, इस प्रकृति की गोद में। माँ, ऐसा मत कहो, मैं सच में बदल गई हूँ। मैंने अब सब छोड़ दिया है, घमंड, क्रोध, सब कुछ। बस अब साथ चलो,
मैं आपके पाँव दबाऊंगी, आपकी दवा बनाऊंगी, आपकी सेवा करूंगी। अगर तेरे मन में इतना प्यार है तो क्यों लौटना चाहती है? रह जा यही मेरे साथ। यहाँ ना कोई ताने हैं, ना कोई झूठे रिश्ते, बस सच्ची रोटी और सच्चा सुकून। जिज्ञासा ने आंसू पोंछे और उसी वक्त फैसला कर लिया। हाँ माँ, मैं भी यहीं रहूंगी। अब यही मेरा घर है, यही मेरा प्रायश्चित। अब न मुझे हवेली चाहिए न दौलत, बस आपकी माफी और साथ। चल अंदर चल, तू भूखी होगी। रात को जो तोरी और भिंडी तोड़ी थी वही पका ले, मैं भी साथ बैठकर खाऊंगी। हाँ माँ, अब मैं वही बनाऊंगी जो आपको पसंद है, और खाना खाने से पहले आपके पाँव दबाऊंगी जैसे तब आप मेरे दबाती थी। अब तो हालात पलट गए बेटा, पर मन हल्का लग रहा है। दिन बीतते गए। दोनों ने जंगल के किनारे छोटी सी बगिया बना ली। सब्जियां उगाती, हंसती, बातें करती। एक दिन सुमित्रा ने कहा, देख जिज्ञासा, जिंदगी में गलती हर कोई करता है, पर हर किसी को मौका नहीं मिलता उसे सुधारने का। तू किस्मत वाली है कि तुझे वो मौका मिला। माँ, मैं तो बस अब यही चाहती हूँ कि जब भी कोई बहू अपनी सास पर आवाज ऊंची करे तो मेरी कहानी याद करे, क्योंकि मैंने सीखा है सास भी माँ होती है अगर बहू बेटी बनकर रहे। और उस दिन के बाद जंगल के उस छोटे से घर में 2 औरतें नहीं रहीं। वहाँ एक माँ और एक बेटी का रिश्ता बस गया। धीरे धीरे गांव के लोग भी उनकी कहानी सुनने लगे कि कैसे एक निर्दयी बहू ने पछतावे से अपनी सास की गोद में फिर से जिंदगी पाई।